हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लिया है और उसको क्लब कर दिया है, जिसका नाम है आगाज सीरीज। जो आपके टीसीएस फोबिया, जो टीसीएस डर आपके मन में बैठा हुआ है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने लेके आया है आगाज सीरीज। अगर आप कोई भी एग्जाम अगर आप 2024 में टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो या कोई भी स्टेट एजेई हो, आपको इस सीरीज से बहुत हेल्प होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट क्लास में हम लोग देखा कि आपका फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड क्लास। क्या पढ़ रहे हैं सर? पढ़ रहे हैं हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक क्लास कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड क्लास। आपका काम है कॉपी पेन पास में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीख रहे हैं उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि जब आपका ये पूरा जब आपका स्टील खत्म होगा तो एक अच्छा खासा आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहां पे मिल जाएगा। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपोजर कंडीशन will a structural steel element be classified when exposed to corrosive fumes? ये पूछ रहा है कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है अगर आपका स्टील एलिमेंट किसमें सर एक्सपोज टू कॉरोसिव फ्यूम्स है। एक्चुअली में देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका आरसीसी में पूछा जाता है, लेकिन आपको मोल्ड कर दिया, आपको किसमें? स्टील में। बस आपका वर्ड क्या डाल दिया? आपका स्टील वर्ड डाल दिया, तो आपका क्वेश्चन बन गया किससे? स्टील का। क्वेश्चन सेम है, बस आपका मोल्ड कर दिया स्टील में। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन आपको आरसीसी में मैंने बताया था कि सर पहला माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, देन सीवियर होता है, देन वेरी सीवियर होता है, देन एक्सट्रीम कंडीशन होता है। सबका क्या क्या किस कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसमें लाई करेगा, आपको इसमें भी बताया था। तो यहां पे पूछ रहा है सर किसके लिए? ये पूछ रहा है कि अगर कॉरेसिव फ्यूम्स है तो कौन सा आपका एक्सपोजर कंडीशन होगा। आपको मैंने बताया था कि अगर कॉरेसिव कॉरेसिव फ्यूम्स हो या फिर एक्सपोज टू, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सी स्प्रे, या और क्या हो सकता है? एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अगर ऐसा आपका कंडीशन बनता है तो ये किसमें एक्सपोजर कंडीशन सर? कौन सा एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है ये सर? आपका है कौन सा है? ये आपका है वेरी सीवियर। कौन सा? वेरी सीवियर। वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के अंदर आता है। आपको ये सब कंसेप्ट आपके किसके बारे में पूछा सर? आपको पूछा एक्सपोज क्रोसिव फ्यूम है, तो आप बताइए क्रोसिव फ्यूम के लिए किसमें आएगा? आपका वेरी सीवियर आपका एक्सपोजर कंडीशन में आएगा। आगे आपसे क्या पूछ सकता है कि सर एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग है या फिर सी स्प्रे, तो आप बता दीजिए कौन सा एक्सपोजर कंडीशन होगा। तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आरसीसी में आपको डिटेल में इसके बारे में बताया कि कौन सा कहां पे लाई करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द ये है कि द यूनिट मास केजी पर मीटर क्यूब ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। स्टील आप पढ़ रहे हैं तो आपका इसके प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। आपके बारे में पूछा कि सर आप बता दीजिए यूनिट मास के बारे में बता दीजिए। अब देखिए, आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील क्या है, इसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए अगर आप स्टील पढ़ रहे हैं तो। एक मिनट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। चलिए देखते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है सर? अगर आपसे पूछे डेंसिटी ऑफ स्टील, क्या डेंसिटी ऑफ स्टील पूछे तो कितना होता है सर? 7850 केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्टील पूछे तो 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान दीजिएगा ई हम क्या लिख रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर पूछे 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर।
अगर आपसे पूछे सर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी पूछे सर, तो आपका होता है 0.679 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, ये आपको पूरे अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब डेटा जो है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। सही से इसको लिख देता हूं। चलिए, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। और भी इसमें पूछता क्या है सर, अगर आपसे पूछ दे कि सर आपका इसका पॉइजंस रेशियो बता दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा पॉइजंस रेशियो अगर आप 0.3 ले रहे हैं यानी कि इलास्टिक रेंज में होगा, और अगर आप 0.5 ले रहे हैं तो आप किस में लेंगे, प्लास्टिक में। ठीक है। अगर आपसे पूछे सर थर्मल ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है, कितना स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, ये कितना लेस है, 12 इंटू 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ध्यान से देखिएगा, 10⁻⁻6 है। ओके, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका पूरे टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि पूछा क्या है आपसे, पूछा है सर आपसे पूछा है कि आप बता दीजिए यूनिट मास केजी पर मीटर क्यूब ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। सिंपल है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि अब ऑप्शन देखिए सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, आपको ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू IS 800, आपको पता है ना कि स्टील में कौन सा कोड यूज होता है, यही यूज होता है IS 800/2007। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है सर, E इंटू 10⁵ ऑफ स्ट्रक्चर स्टील इज एज्यूम्ड एज। अभी मैंने बताया आपको मैंने भी क्या बताया, आपको देखिए ये बताया, ये टेबल मैं इसलिए यहां पे बना दिया। अब क्वेश्चन इससे कैसे कैसे आता है, ऐसा नहीं कि मैं बस लिखवा दिया सर कि हो गया, नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या क्या बनता है इसलिए मैं आगे क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। ये एक टेबल बना दिया कि आपको जहां पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसको बॉक्स बना के लिख सकते हैं। सर पूछा है आपसे कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कितने टाइम्स ऑफ 10⁵ होता है सर, 2 टाइम्स। कितना, 2 टाइम्स। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू IS 800 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² ऑफ स्ट्रक्चर स्टील इज एज्यूम टू बी कितना, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है, आपको याद होना चाहिए। चलिए, आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 800 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़िए। क्या पूछा आपको, नॉट ए लिमिट स्टेट ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन। आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS कोड आप बताइए लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी में कौन सा कंसीडर नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ, इससे कौन सा कंसीडर नहीं करते हैं ये पूछा है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या बोलता है सर, एक होता है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, या इसको स्ट्रेंथ बोल दीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है सर आपको ब्रिटल, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल आपको याद रखना है, ब्रिटल, टॉर्सन, ओके, फ्लेक्चर, कंप्रेशन, और भी डिफरेंट एग्जांपल आता है, लेकिन मेजर आपको इतना याद रखना है। ओके, ऐसे ही आपका क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्या होता है सर, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब ध्यान से समझिए इसका क्या क्या एग्जांपल होता है, इसमें क्या क्या आपका आता है, इसमें आपका आता है क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शन, उसके बाद आता है
क्रैक ड्यू टू फटीग, और क्या आता है कोरोजन, और क्या आता है फायर। अब समझिए कि सर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है। कोलैप्स जो होता है ये बताता है कि स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में बात करता है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बताता है कि जिस स्ट्रक्चर को आपने बनाया है वो आपके लिए सर्विसेबल है कि नहीं, यूजेबल है कि नहीं, उसके बारे में बताता है। आपको एग्जांपल अच्छे से सभी याद रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैक्सिमम लिखवा दिया है, आपको यहां से याद रखना है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़िए, according to IS 800 which of the following not limit a state of durability consideration। किसमें क्या नहीं इसमें कंसीडर करते हैं सर, हम लोग ये करते हैं, ये करते हैं, ब्रिटल फ्रैक्चर हम लोग इसमें नहीं करते हैं। देखिए ड्यूरेबिलिटी में क्या है सर, हम लोग क्रैकिंग करते हैं, फटीग करते हैं कंसीडर, कोरोजन करते हैं, फायर करते हैं, लेकिन ब्रिटल किस में जाता है, कोलैप्स में जाता है, यानी कि सेफ्टी में जाता है, स्ट्रेंथ में जाता है। तो आपका क्या, आपका नॉट पूछा, इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जनरली ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द स्टील फ्लोइंग पॉइंट्स आर ऑब्जर्व। आपका क्या दिया हुआ, इलास्टिक लिमिट दिया हुआ, लिमिट दिया हुआ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ, रप्चर स्ट्रेंथ दिया हुआ। व्हाट इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑफ द अपीयरेंस ऑफ दिस पॉइंट ड्यूरिंग। आपको क्या कह रहा है कि आपको जो है लिमिट दिया हुआ है, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझिए। बहुत बार आप इस ग्राफ को देख चुके होंगे, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप इस ग्राफ से फेमिलियर होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, आरसीसी में पढ़ते हैं, और आप स्टील पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो आप यहाँ भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखते हैं, बस इसको में हम लोग ब्रीफ जानकारी लेते हैं क्या होता है। आपका क्या होता है, आपका बाई एक्सिस पे क्या होता है सर, स्ट्रेस होता है, और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन होता है। आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हो ए पॉइंट तक होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पॉइंट क्या है आपका इलास्टिक लिमिट, सी पॉइंट क्या है आपका अपर यील्ड पॉइंट, डी क्या है लोअर यील्ड पॉइंट, ई क्या है आपका अल्टीमेट पॉइंट, और आपका एफ क्या है फ्रैक्चर पॉइंट। अब जो बोलता है हुक्स लॉ, जो बोलता है सर हुक्स लॉ बोलता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। कहां तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, यानी कि ए पॉइंट तक जो है आपका हुक्स लॉ वैलिड है। नाम सुने होंगे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। कहां तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ये सब आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, आपका जो डी से ई के बीच में होता है, आप इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्यों, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे कम स्ट्रेन पे आपका स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहां के बाद ई से एफ के बीच में देखिए आपका क्या हो रहा है, ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नेकिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग नेकिंग जोन बोलते हैं। ई से एफ को बोलते हैं हम लोग क्या, नेकिंग जोन। अब आप पॉइंट को सबको देख लिए, अब आपको अरेंज करना है। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या आता है, इलास्टिक लिमिट आता है, देन अपर यील्ड पॉइंट, देन लोअर यील्ड पॉइंट। तो इसका मतलब पहले क्या नंबर आएगा, ये आएगा, देन आपका ये आएगा, देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगा, देन रप्चर, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, फेलवर हो जाएगा, जहां पे नेकिंग के बाद फेलवर हो जाएगा। तो अरेंजमेंट करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 4, यानी कि आपका ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, बस आपका जो आपका डायग्राम है उसको बस आपको ध्यान में रखना है, कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टीज टेकन एज। मैंने आपको जो टेबल दिया है वो इसलिए मैं एक जगह बना के दे दिया कि आपको याद करने में सहूलियत हो, लेकिन क्वेश्चन देखिए पूछ चुका है और टीसीएस इसको पूछते रहता है। तो थर्मल एक्सपेंशन कितना स्टील का होता है सर, अभी आपने बताया कि 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए याद करने वाला ये सब चीजें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट विल द मिनिमम 0.2% रिजिड स्ट्रेस न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर द Fe 500D स्टील। आपको बताना है कि आपका स्ट्रेस की वैल्यू बताना है, ओके 0.2% पे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टर्म जो दिया हुआ है ना Fe, जितना जो लिखा रहेगा, डी लिखा रहा है उससे मतलब नहीं है, जितना Fe के बाद लिखा रहेगा वो उतना स्ट्रेंथ देता है। आपको मैंने बताया था, जैसे आपको मैं बताया था किसमें, आपको आरसीसी में बताया था कि M25 क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये बताता है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और Fy अगर दे दिया आपको कितना 250, यानी कि आपका 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर Fe 500D है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, Fy कितना होगा इसका,
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कितना होगा आपका? होगा कितना? 500 न्यूटन, सॉरी यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, सॉरी यील्ड स्ट्रेंथ आपका स्टील का कितना होगा? 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर 600 देगा तो 600 न्यूटन पर एम स्क्वायर, अगर 300 देगा तो 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जो भी आपको एफई की बात वैल्यू रहेगा, डी डिपेंड करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डक्टिलिटी को। क्या ये बताता है सर? आपका डक्टिलिटी। चलिए, तो इसमें बस क्वेश्चन पूछा है कितना आपका यील्ड स्ट्रेंथ देगा? 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी कि 500 बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यील्ड स्ट्रेंथ, एफ बाई यील्ड स्ट्रेंथ, और हम लोग एफसी के पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, एफ बाई यील्ड स्ट्रेंथ है। चलिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ स्टील डिजाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिलो विच नॉट मोर देन specified percentage, usually 5% of corresponding stress of sample tested are expected to occur is called। ध्यान दीजिए, आरसीसी मैंने क्या बताया था कि पढ़े थे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़े थे। क्या कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये हम लोग पढ़े थे वहां पे आरसीसी में। यहाँ स्टील आया तो इसी डिफिनीशन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक यील्ड बोलते हैं या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। ये वो पॉइंट है, मतलब ये वो स्ट्रेंथ है जिसमें कि आपका 5% ज्यादा रिजल्ट आपका फेल नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक यील्ड बोल दी है, अल्टीमेट स्ट्रेस बोल दी है। हम लोग वहां पर बोल रहे थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आप देखिए, एक प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट क्या होता है कि आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। आप वहां पे स्ट्रेस की वैल्यू कम देने के बाद भी आप देखते होंगे डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। सॉइल में पढ़ते हैं हम लोग भी, और यहाँ पे आप सोम में भी पढ़ते हैं, जो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताएं। ऐसे ही होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड। ये वो लोड होता है, मैक्सिमम लोड, जिससे जो स्ट्रक्चर आपको बियर कर सके, जो इंटेंडेड लाइफ के लिए आपने बनाया है, ठीक है। रप्चर लोड क्या होता है सर? वो लोड होता है जिसपे आपको स्ट्रक्चर में जहां से फर्स्ट क्रैक आपको डेवलप होता है, वो मैक्सिमम लोड होता है। जहां से फर्स्ट क्रैक आपको डेवलप होना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं रप्चर लोड। ऐसी होता है कैरेक्टरिस्टिक यील्ड अल्टीमेट स्टेज, जिसमें आपका 5% से ज्यादा रिजल्ट आपको फॉल नहीं करना चाहिए, यानी कि आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, छोटा इस पर डाल दिया है, नॉट ए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन। हमने अभी पढ़ा सर, हमने क्या पढ़ा कि हम लोग पढ़ा कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पढ़े, जिसको स्ट्रेंथ भी बोला मैंने, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पढ़े। तो इसमें पूछ रहा है कि सर कौन लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं आएगा? क्या नहीं आए? तो कौन सा नहीं आएगा सर? इसमें ब्रिटल तो आता है, डिफॉर्मेशन भी आता है, फटिक फ्रैक्चर भी आता है, लेकिन सर कोरोजन नहीं आता। कोरोजन आता है आपका किसमें? सर्विसिबिलिटी में, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपका कोरोजन आता है। तो आपका क्या हो गया? आपका बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, बी, एक सेकेंड, आंसर कहां गया इसका? चलिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू IS 20624 E 165 Fe 290 ग्रेड ऑफ स्टील द मिनिमम एलोंगेशन परसेंटेज। बिल्कुल एक कोडल प्रोविजन क्वेश्चन है। टीसीएस देखिए, आपने स्टील अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन ये सब चीज नया क्वेश्चन है, इसलिए इस सेशन का फायदा है कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है इससे मिल जाएगा। एक बार बस आप देख लीजिएगा तो क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। अब पूछ रहा है सर मिनिमम एलोंगेशन Fe 290 के लिए सर अकॉर्डिंग टू कोड कितना होगा? अब देखिए, ये आपको टेबल आपको विजिबल होगा। इसमें देखिए आपका क्या है, ग्रेड है, और ग्रेड कितना है? Fe 290 के लिए पूछ रहा है। थिकनेस अगर आपका लेस देन 20 mm है, तो हम लोग मिनिमम यील्ड कितना लेंगे? 165 मेगापास्कल लेंगे। टेंसाइल कितना लेंगे? 290 मेगापास्कल। और एलोंगेशन लेंगे हम लोग 13%। और मिनिमम इंपैक्ट एनर्जी कितना लेंगे हम लोग? 0। अगर आपका 20 से 40 अगर थिकनेस है तो कितना लेंगे सर? 165, 290, 30। यानी कि आप देख रहे हैं टेबल, आपका थिकनेस जो है बढ़ रहा है, फिर भी आपका जो है ना, ये आपका वैल्यू देखिए सेम है, सब एलोंगेशन भी सेम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी सेम है, और मिनिमम यील्ड पॉइंट भी सेम है। यानी कि आप एक को याद कर लिए वैल्यू को, तो आपको पूरा आपको याद हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है सर एलोंगेशन
FE 290 के कितना होना चाहिए मिनिमम एलोंगेशन सर 23% होना चाहिए, कितना 23% होना चाहिए। आज आपसे एलोंगेशन पूछा है, कल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको टेंसाइल पूछ सकता है या मिनिमम यील्ड पूछ सकता है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ, और इसमें जो है इसका मिनिमम इंपैक्ट एनर्जी किसमें होता है, लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी होता है। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी आपका आपका मिनिमम इंपैक्ट एनर्जी होता है। तो क्या पूछा है इसमें सर, मिनिमम इलोंगेशन कितना होता है आपका 23% होता है। पहली बार क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन आई होप आप नेक्स्ट टाइम में कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं करेंगे। इसलिए आपको काम क्या है, रिवीजन करके आना है, रिवीजन करिए, बार बार देखिए, 2-3 बार देख लीजिएगा तो नजर से गो थ्रू हो जाएगा, तो आपको अच्छे से सोल्व हो जाएगा। यानी कि आपका इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आइए तो रिवीजन करके आइए, जो इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन कर रहे हैं। ओके ओके, चलिए चलिए, आप या तो फ्रेशर हैं या फिर आप चाहते हैं कि सर मैं एक सामने फुल फ्लेज तैयारी हम AJE का करें और 2024 में अपना एक सीट फिक्स करें। सबसे पहले आपका काम है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग को पढ़िए। एग्जाम टारगेट सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले आप सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करिए, देन आपको कोई भी एग्जाम आप रिस्पेक्टिव आप टारगेट कर सकते हैं। उसको आपकी जो टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं से, तो उसको हम लोग और स्मूथ बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए AEC प्लस आपके लाया डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कि आपका 2024 में एक सीट आपका फिक्स हो। अगर आप AJE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बीजेप बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कवर करा दिया जाएगा। अगर आप SSC JEE 2024 टारगेट कर रहे हैं तो इसका नाम है बैच 1, इसमें आपका CBT 1 CBT 2 दोनों आपको कंप्लीट कराया जाएगा, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कवर करा दिया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश शासन में SDO बनना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको मध्य प्रदेश GK भी पढ़ाया जाएगा। अब इंडियाज मोस्ट एविडेड वैकेंसी RRB JEE के लिए बैच है कौन सा, तेजस बैच, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा CBT 1 का। अगर आप चाहते हैं सर मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बस मेरा नॉन टेक वीक है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे TCS का पैटर्न, नॉन टेक का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो उसको आपको और अच्छे करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने लाया है नॉन टेक महापैक। इसमें आपको पूरा नॉन टेक यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए ये क्या है कि एक टारगेटेड बैच है SSC JEE 2024 के लिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको सर मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर डिजिटल बोर्ड पे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये है कि सर मेरा क्या है कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्या थ्योरी मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। TCS का जब हम लोग लगाने जाते हैं क्वेश्चन तो उसका क्वेश्चन लेवल कुछ अलग रहता है, तो आपको जो TCS का मन, जो डर आपका मन में बैठा हुआ उसको हम लोगों ने दूर कर दिया है। नाम है उसका आगाज सीरीज से, इसका हम लोग प्रैक्टिस बैच लाए हैं। TCS का पूरे हम लोग निचोड़ कर लिए हैं, जितना भी पेपर इंडिया में करा चुकी है, हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके सीरीज बना दिया जिसका नाम है अभ्यास JEE बैच। इसमें आपको TCS का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ में आपका स्टेट JEE का भी क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। लगभग हम लोग कितना 5000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले, इसमें आपको टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल भी इसमें अभ्यास करने को मिल जाएगा। अगर आप दोनों चाहते हैं कि सर हम AE JEE दोनों को हम लोग प्रैक्टिस करें, तो अभ्यास AE JEE बैच है, इसमें हम लोग लगभग कितने 8000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि आपकी क्वेश्चन ढूंढने का और कहां से प्रैक्टिस करने का आपका जो एक्सक्यूज है वो आपको यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और साथ में आप देख रहे होंगे जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ऑप्शन टिक नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन टिक कराने का लिए बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम लोग यहाँ पे सारे ऑप्शन को अच्छे से बता रहे हैं कि जो भी और भी आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में, उसको लेकर हम लोग इस सीरीज को लाए हैं। चलिए, कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले आपको क्या है, रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, क्रैश कोर्स लाया है रिकॉर्डेड, आपका नाम है फास्ट ट्रैक बैच। इसमें आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों आपको मिल जाएगा क्रिप्स मैनर में, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सब्जेक्ट को रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, देन प्रैक्टिस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके वो भी कर सकते हैं। यानी कि आपको थ्योरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका क्या है कि कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, फिर एग्जाम कोई भी आप दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट लगता है कि मेरा वीक है, जैसे आप सिविल से हैं तो आपको लगता है सर मेरा स्ट्रक्चर वीक है, या कोई भी आप जिस भी स्टूडेंट जैसा भी आपको प्रॉब्लम हो, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रिस्पेक्टेड ब्रांच से।
चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, कोई भी ब्रांच से है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर आप उसको देख के आप उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके सर, ये सब मिलेगा कहाँ? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको AEC प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप वेरिफिकेशन कर लीजिए और आपको सारा कोर्सेज दिखने लगेगा। बस यहाँ पे आपका काम है अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप चाहते हैं कि सर फुल प्लेज तैयारी करना क्योंकि कभी पहले पढ़े नहीं सिविल इंजीनियरिंग, या चाहते हैं रिवीजन करना, या चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, या जिस भी तरह के आप चाहते हैं पहले एनालाइज करके उसके बाद आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। ओके चलिए, अब क्या है कि सर ये सब जो पढ़ा रहे हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा? आपको AEC प्लस एप्लीकेशन का आपको टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको ऐड हो जाना है। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को जरूर आप प्रेस कर लें जिससे आपको इंपॉर्टेंट सेशन या इंपॉर्टेंट जो भी आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक बाय बाय, टेक